आज बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 3 के उस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के जिसका एक पार्ट जस्ट इससे पहले अपलोड हो गया है, लेकिन ये भी कुछ इसमें क्वेश्चंस और जो रह गए थे इस सेकंड पार्ट में पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इन क्वेश्चनों में जो भी आपको यहाँ डिजिटल बोर्ड, जो भी इस बोर्ड पे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चुनिंदा क्वेश्चनों में से हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी गए हैं और ऐसा अनुमान भी है कि आगे भविष्य में भी पूछे जाएंगे। उसका रीजन है क्योंकि ये ऐसे प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं जो बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीटेशन करने वाले क्वेश्चनों में से हैं। इसलिए अगर आप नहीं तीसरे चैप्टर्स को पढ़े हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट अगर आप नहीं पढ़े हैं तो सिर्फ इतनी सी जितना मैं क्वेश्चन दिया हूं आपको चैप्टर 3 से, सिर्फ उतने क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। यानी परीक्षा में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इसके बाहर से आएगा। अगर तीसरे चैप्टर से कोई क्वेश्चन उठाता है, इलेक्ट्रिक करंट से कोई क्वेश्चन उठाता है तो इसे मैच करेगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ते वक्त एक कॉपी कलम ले लेंगे और क्वेश्चन को लिखते जाएंगे, सिस्टमेटिक लिखते जाएंगे ताकि प्रैक्टिस करने में सुविधा होगी। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अगर पहले से वीडियो को देख रहे होंगे तो लाइक करेंगे और शेयर करना कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके, और जो भी वीडियो देखना आप शुरू से लेके लास्ट तक देखना। देखो बीच बीच में भगा के देखने से समझ में नहीं आते हैं। आपको कंसेप्ट तभी समझ में आएगा जब आप शुरू से लेके लास्ट तक आप देखोगे, एक एक सेकेंड, एक एक मिनट आप ऑब्जर्व करोगे, तब जाके कंसेप्ट क्लियर होता है। क्लियर हो गया? चल रहे हैं हम आगे, देखेंगे। हमारा ये क्वेश्चन है, लिखा है यहां से, ये वाले क्वेश्चन बन चुके थे पहले से, यहां से हमारे क्वेश्चंस बाकी हैं। ये यहां से किसी सेल का विद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, जिसको आप टर्मिनल वोल्टता भी कहते हो, विभवांतर को आप टर्मिनल वोल्टता भी कहते हो। तो कह रहा है किसी सेल का विद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, यानी जिसको टर्मिनल वोल्टता कहते हो, इसके बीच में संबंध के लिए आप सूत्र निकालिए। यानी किसी सेल के विद्युत वाहक बल और उसके टर्मिनल वोल्टता के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसका फार्मूला निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेल बनाएंगे। सबसे पहले सेल लेंगे, उस सेल के सिरों पर जो विभवांतर होगा वह विभवांतर देखेंगे। उसके बाद उस सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वह देखेंगे। उसके बाद उसका रिलेशन निकालेंगे। तो देख लीजिए हमारे पास एक ये सेल है, ये वाला जो इतना ये डॉटेड में आपको दिख रहा है, ये दिस इज द सिग्निफिकेंट ऑफ अ सेल। ये एक सेल का प्रतीक है। सेल का विद्युत वाहक बल E और सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं, आंतरिक प्रतिरोध होते हैं। वह आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R। और इस सेल के दोनों टर्मिनल से एक बाह्य प्रतिरोध जुड़ा है और ये क्या है, कैपिटल R है। तब देखेंगे कि इस सेल से इस परिपथ में कितनी धारा बह रही है। हम ये धारा अगर फाइंड कर लेंगे, ये करंट I की वैल्यू अगर निकाल देंगे तो रिलेशन बरकरार है, रिलेशन निकल जाएगा। यानी चित्र में एक ये सेल दिखाया गया है, इस सेल का विद्युत वाहक बल E और इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। अगर इस सेल से जुड़ा हुआ बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, तब देखो जो चीजें यहां दी हुई है मैं यहां लिख भी दिया हूं यहां पे कि ये वाला सेल का प्रतीक है, तो लिखे है ये सेल दिखाया गया है जिसका विद्युत वाहक बल कितना है E, और ये स्मॉल r क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, और ये कैपिटल R क्या है, परिपथ में जुड़ा हुआ ये बाह्य प्रतिरोध है। क्लियर हो गया? तब हम क्या करेंगे, इस सेल से बहने वाली धारा हम फाइंड करेंगे। बोलो क्लियर हो गया? यानी इस सेल से इस परिपथ में कितनी धारा बह रही है, उस परिपथ में हम बहने वाली धारा निकाल लेंगे आसानी से। बहने वाली धारा ये यहां से निकलेगा। कैसे निकलेगा देख लेंगे जरा, ठीक है। सॉरी, क्या लिखेंगे भाई, फार्मूले का डेरिवेशन निकालना है तो फिगर में जो चीज दी हुई है आपको तो लिखना ही लिखना है। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चित्र में एक सेल दिखाया गया है जिसका विद्युत वाहक बल E है। डन। क्या बोलेंगे हम, चित्र में एक सेल दिखाया गया है
जिसका विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। चीजें ध्यान में रखना, क्योंकि जो चीजें मैं बोल रहा हूं आपको परीक्षा में लिखने पड़ेंगे। गौर करेंगे जरा। चित्र में एक सेल दिखाया गया है जिसका विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। यदि परिपथ में जुड़ा हुआ, गौर करना जरा, यदि परिपथ में जुड़ा हुआ एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तब, बस इतनी सी लिख रहा है कि चित्र में एक सेल दिखाया गया है जिसका विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। यदि परिपथ में जुड़ा हुआ एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तब क्या होगा? परिपथ में बहने वाली धारा का क्या फार्मूला निकलेगा? तो परिपथ में बहने वाली धारा इक्वल टू फार्मूला निकलता है इस सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत, V से विद्युत, वा से वाहक, ये बल अब बट्टे होता है सेल का कुल प्रतिरोध, सॉरी परिपथ का कुल प्रतिरोध, ये कुल प्रतिरोध, यानी इस परिपथ में जितने प्रतिरोध जुड़े होंगे वह। अब आप देख लो, परिपथ में बहने वाली धारा को हम किससे लिख लेते हैं? I से। किससे लिख लेते हैं भाई? I से। तो ये देखो, परिपथ में बहने वाली धारा हो गई I। सेल का विद्युत वाहक बल कितना है बोलोगे? E। सेल का कुल प्रतिरोध क्या है? तो देखो, बाहर कौन सा प्रतिरोध है? कैपिटल R, और अंदर कौन सा प्रतिरोध है? स्मॉल r। कुल कहेगा तो जोड़ देंगे। बोलो क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे? इसका बट्टे 1 करके तिरछा गुणा कर लेंगे। करो तिरछा गुणा, करो। पहले I का गुणा बारी बारी इन दोनों में करेंगे, फिर बराबर लगा के 1 का गुणा E में कर लेंगे। करो। I का गुणा कैपिटल R में करेंगे तो I इंटू कैपिटल R, फिर I का गुणा स्मॉल r में करेंगे तो I इंटू स्मॉल r। देखो, I का गुणा बारी बारी दोनों में हो गया, लिख लेंगे। फिर 1 का गुणा E में करेंगे तो 1 का गुणा E में करेंगे तो E होगा। अब आप देख सकते हो यहाँ हम क्या फार्मूला, ये देखो I इंटू आर जैसे है आप लिख लो I इंटू आर इक्वल टू, ये I इंटू स्मॉल r इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो E माइनस I इंटू स्मॉल r होगा। और हम ओम का नियम में क्या फार्मूला पढ़े हैं? ओम्स लॉ में हम ओम के नियम में फार्मूला पढ़े हैं, V बराबर होता है I इंटू कैपिटल R। इसका मतलब कि ये I इंटू कैपिटल R जहां पे आएगा वहां पे हम रख सकते हैं V। तो यहाँ I इंटू कैपिटल R आया है, इसके जगह पे रख देंगे V इक्वल टू, मिल गया E माइनस I इंटू स्मॉल r। बोलो क्लियर है? यही हमारा रिलेशन है। क्लियर? ये अगर आपसे कोई कहेगा सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता के बीच में क्या रिलेशन है, तो आपको यही फार्मूला निकालना है, V इक्वल टू E माइनस IR। बस इतना। सेल से धारा ली जाएगी, सेल को धारा दी जाएगी, यहाँ ये मैटर नहीं करेगा। क्लियर? बस इनके बीच रिलेशन पूछ रहा है तो हम रिलेशन निकाल दिए, V इक्वल टू E माइनस IR। ठीक, प्रश्न कंप्लीट। देख लें आप, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था, लिखा था किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर में संबंध के सूत्र प्राप्त करिए। तो मैंने सेल का विद्युत वाहक बल E और उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V, इसके बीच में क्या रिलेशन था मैंने निकाल दिया, V इक्वल टू E माइनस IR। नेक्स्ट यहाँ है विद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के दोनों नियमों को आरेख, समुचित आरेख बनाकर समझाइए। ठीक है, कह रहा विद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के नियम को आरेख बना करके समझाने हैं। अब आरेख बना करके कैसे समझाएंगे, थोड़ा सा गौर करो। देख लो, किरचॉफ ने 2 नियम दिया, एक दिया उन्होंने धारा से रिलेटेड और दूसरा उन्होंने दिया था वोल्टता से रिलेटेड। तो किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, जिसमें पहले नियम को हम बोलते हैं धारा का नियम, संधि का नियम या किरचॉफ का पहला नियम, और दूसरे नियम को बोलते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम, वोल्टता का नियम या पास का नियम।
तीन नामों को पहले वाले से भी जानते हैं और तीन नामों को दूसरे वाले से भी जानते हैं। तो आए देखें कि इसका पहला और दूसरा नियम क्या है। तो किरचॉफ ने यह बोला था कि जहां दो या दो से जिस स्थान से तीन या दो से अधिक नहीं, जिस स्थान से तीन या तीन से अधिक धाराएं गुजरती हो उसका नाम उन्होंने बोला था संधि। क्या नाम बोला था भाई? संधि। और उन्होंने बोला था जैसे ये एक, मैं यहां पे एक ये पॉइंट लिया हूं, इस पॉइंट पर तीन या तीन से अधिक, देखो 1 2 3 4 धाराएं हैं, 4 धाराएं इस बिंदु से होकर गुजर रही हैं। तो उन्होंने इस बिंदु का नाम क्या रखा? संधि। क्या नाम दिया? संधि। और उन्होंने बताया कि किसी भी परिपथ के किसी संधि पर ये मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। क्या उन्होंने बताया? उन्होंने ये बोला कि परिपथ का यह एक संधि है और इस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। दोबारा सुनो, उन्होंने क्या बोला? एक परिपथ ये बनाया और बोला कि परिपथ जिस बिंदु से, परिपथ के जिस बिंदु से तीन या तीन से अधिक, दोबारा, परिपथ के जिस बिंदु से तीन या तीन से अधिक धाराएं गुजर रही हो उस बिंदु का नाम उन्होंने रखा संधि। और क्या बताया? संधि पर जितनी भी धाराएं आकर के मिलेंगी उन सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होगा। क्या बोला? परिपथ पर जितनी धाराएं आकर मिलेंगी या जाएंगी उन सभी का बीजगणितीय योगफल 0 होगा। तो दोबारा समझ लेंगे। कोई कहेगा किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए, तो क्या लिखेंगे? पहला नियम हमारा धाराओं से रिलेटेड था, इसलिए उसको धारा का नियम भी कहते हैं। दूसरा नंबर, इसमें संधि भी यूज होता है, इसलिए इसको संधि का नियम कहते हैं। तीसरा नंबर, ये किरचॉफ ने दिया था, इसलिए इस नियम को किरचॉफ का नियम भी कहते हैं। क्या बोला उन्होंने? इस पॉइंट का नाम उन्होंने क्या दिया है? गौर करेंगे जरा। ये इस पॉइंट का नाम, सॉरी, इस पॉइंट का नाम उन्होंने दिया है संधि। क्या नाम दिया भाई? संधि। अब ये धारा मत समझ लेना, ये संधि। किसका संधि? परिपथ, किसी परिपथ का संधि। संधि। इस संधि पर उन्होंने क्या बोला? क्या बोला वो? ये परिपथ का एक संधि है, इस संधि पर क्या बोला? उन्होंने ये बोला इस संधि पर जितनी भी धाराएं मिलेंगी, यानी मिलने वाली जितनी भी धाराएं होंगी, जितनी भी धाराएं होंगी उन धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होगा। क्या होगा भाई? शून्य होगा। किरचॉफ का पहला नियम कोई पूछे क्या बोलोगे? तो सिंपल बोलोगे, इस नियम के अनुसार परिपथ के किसी संधि पर, दोबारा सुनो, क्या याद करने का तरीका भी क्या मिलेगा? बोलेंगे इस नियम के अनुसार परिपथ के किसी संधि पर, एक बार और सुनो, इस नियम के अनुसार परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। बोलो, क्लियर हो गया? सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। धारा को किससे लिखते हैं? आई से। और सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल कहेगा तो यहां लगा देंगे सिग्मा। सिग्मा रिप्रेजेंट करता है योगफल को। किसके योगफल को? धाराओं के योगफल को। तो बहुत सारी धाराएं हैं, तो हम बोलेंगे सभी धाराओं का ये बीजगणितीय योगफल रिप्रेजेंट करेगा। और ये कितना होता है? 0। यही किसका रूल्स है? पहला, किरचॉफ का पहला नियम, या संधि का नियम, या धारा का नियम। 3 नामों से इसे जानते हैं। दोबारा सुनो, हम इस टॉपिक से आगे जाएंगे। क्या बोला? विद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ का पहला नियम क्या है? तो बोलेंगे इस नियम के अनुसार परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। इस नियम को किरचॉफ का पहला नियम, संधि का नियम, या धारा का नियम कहते हैं। देखो यहां लिखा भी है कि विद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। पहला नियम है विद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। दो बार हो गया है। पहला नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम, या संधि का नियम, या धारा का नियम। क्या है? इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली, परिपथ छूट गया है, इस नियम के अनुसार परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली
समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता है, अर्थात सिग्मा i इक्वल टू 0। अब देखो इस फिगर में यहाँ पे मान लो इधर से अगर कोई धारा I1 आ रही है, इधर से कोई धारा I2 जा रही है, इधर से धारा I3 आ रही है और इधर से धारा I4 जा रही है, तो इसका सिग्मा i इक्वल टू 0 कैसे लेके आओगे? तो इसके लिए हमें एक चीज चयन करना पड़ेगा, अपने तरफ से मानना पड़ेगा कि जो धाराएं संधि की ओर आती हैं उसको मान लेते हैं कि यह धनात्मक है, जो दूर जाती है वह ऋणात्मक है, या जो दूर जाए वह धनात्मक, जो आए वह ऋणात्मक। आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये कोई रूल्स नहीं है कि जो आए वही धनात्मक होगा या जो जाए वही ऋणात्मक होगा, नहीं। अपनी मानवता के आधार पे है कि अगर संधि की ओर आने वाली धाराओं को पॉजिटिव मानते हो तो संधि से दूर जाने वाली धाराएं क्या होंगी? निगेटिव होंगी। तो इसमें देख लो, मान लो ये I1 संधि की ओर आ रही है, तो ये I1 धारा को किस में ले लिए? प्लस में। तो I2 ये दूर जा रही है तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में। फिर ये I4 देखो, सॉरी I3 आ रही है तो ये I3 किस में हो जाएगा? प्लस में। देखो I4 बाहर जा रही है, देखो इस संधि से दूर जा रही है तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में। इन सभी को जोड़ेंगे तो किसके बराबर मिल जाएगा? 0 के। अब देखो ये I1 चाहो तो लिख लो I1, ये I3 प्लस में है, यानी जो प्लस में है एक पास लिख लो, माइनस को दूसरी तरफ भेजो। ये I2 इधर माइनस में इधर जाएगा तो किस में होगा? प्लस में। और I4 इधर माइनस में इधर चला गया तो प्लस में। क्लियर हो गया? तो एक चीज और यहां दिख जाता है, क्या? आप देखो I1 और I3 ये क्या है? I1 भी देखो आ रही है और I3 भी क्या हो रही है? आ रही है। तो आने वाली ये धाराओं का योगफल है। I3 और I4 पे विचार करो, देखो I3 भी, सॉरी गड़बड़ हुआ है, एक चीज माइनर मिस्टेक, ये I2 है। आप देखो I1 और I3 पे देखो, I1 है ये आ रही है, I3 है ये भी आ रही है। तो देखो ये I1 और I3 क्या है? आने वाली धाराओं का योगफल। I2 देखो जा रही है, I4 देखो ये भी जा रही है। इसका मतलब I2 और I4 क्या है? जाने वाली धाराओं का योगफल। एक चीज और समझ में आता है कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योगफल किसके बराबर होता है? तो संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। यह भी क्या है? किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि का नियम या धारा का नियम। बोलो क्लियर है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाते वक्त इसका ध्यान रखोगे तो आसानी से होगा। नेक्स्ट देखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। आ रहा है मेरी बात समझ में? अब किरचॉफ के द्वितीय नियम को समझना होगा तो क्या समझेंगे, जरा गौर करेंगे। किरचॉफ ने अपने द्वितीय नियम में यह बताया कि सबसे पहले उन्होंने बोला ये जो अपना रूल्स बनाया ये किसी ओपन सर्किट के लिए नहीं बनाया, क्लोज्ड सर्किट, यानी किसी बंद परिपथ के लिए बनाया। कोई परिपथ खुला नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली वह परिपथ बंद होना चाहिए, इसलिए उसका नाम रखा बंद पास। तो उन्होंने ये बोला कि कोई बंद पास आप ले लीजिए, मान लो ये बंद पास है, बंद पास कहीं से ओपन नहीं है। ये सब क्या चीज हैं? तो उन्होंने बताया कि बंद पास में लगे ये सब के सब अवयव हैं, बंद पास में लगे ये अवयव हैं। अब क्या बताया? अब उन्होंने ये बताया कि इन अवयव के सिरों पर जो भी विभवांतर उत्पन्न होगा, जो भी उत्पन्न विभवांतर यहां मिलेगा, जो भी विभवांतर क्या होगा? उत्पन्न होगा, उन सभी विभवांतर का जो बीजगणितीय योगफल होगा वह 0 होगा। बीजगणितीय योगफल क्या होगा? 0 होगा। बीजगणितीय योगफल क्या होगा? 0 होगा। अगर मान लो इसके सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, इसे लिखते हैं। अगर मान लो ये एक प्रतिरोध है, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना है? V1, और इसके सिरे पर कितना उत्पन्न विभवांतर हो? V2। तो इन सभी का बीजगणितीय योगफल करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। क्या मिलेगा भाई? 0। क्या मिलने वाला है? 0। तो उन्होंने क्या बोला दूसरे नियम में? दूसरे नियम में उन्होंने बताया किरचॉफ का दूसरे नियम को, पहली चीज याद रखना, 3 नामों से जानते हैं। पहला किरचॉफ का द्वितीय नियम याद रखना, अभी याद करा देना इसको भी, किरचॉफ का
द्वितीय नियम। और किस नाम से जानते हैं? वोल्टता का नियम। वोल्टता का नियम। और किस नाम से जानते हैं? तो बोलेंगे पास का नियम। ये 3 नामों से जानते हैं। तो क्या बोलेंगे? इसका दूसरा नियम क्या है? तो क्या बोलेंगे? इस नियम के अनुसार, थोड़ा सा इसमें जोड़ लेंगे। क्या जोड़ेंगे? इस नियम के अनुसार किसी बंद पास में लगे अवयव, गौर करना, किरचॉफ का द्वितीय नियम, वोल्टता का नियम या पास के नियम में क्या बोलेंगे? इस नियम के अनुसार किसी बंद पास में लगे अवयवों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, किसी बंद पास में लगे अवयवों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, दोबारा, किसी बंद पास में लगे अवयवों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। बोलो क्लियर हो गया? यही किसका नियम है? किरचॉफ का दूसरा नियम है। समझ में आया? अगर धारा का बीजगणितीय योगफल 0 होगा तो पहला नियम, विभवांतर का बीजगणितीय योगफल 0 होगा तो दूसरा नियम। अगर आई सिग्मा आई बराबर 0 तो पहला नियम, सिग्मा भी इक्वल टू 0 तो दूसरा नियम। बोलो क्लियर है? तो क्या परिभाषा दोगे किरचॉफ के दूसरे नियम का? बोलेंगे इस नियम के अनुसार किसी बंद पास में लगे अवयवों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। यह किसका नियम है? किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टता का नियम या किसका नियम है? पास का नियम। बोलो क्लियर हो गया? ये सारी चीजें कंप्लीट हो गए। अब देखो इसके बाद क्या लिखोगे? बीजगणितीय योगफल 0 होता है, अर्थात करके नीचे लिख देना सिग्मा भी इक्वल टू 0। देखो आपको यहां लिखा लिखाया मिलेगा। यहां देखो किरचॉफ का द्वितीय नियम, पास का नियम या वोल्टता का नियम। इस नियम के अनुसार किसी बंद पास में लगे अवयवों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का बीजगणितीय योगफल 0 होता है, अर्थात सिग्मा भी इक्वल टू 0। ये देखो वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ का दोनों नियम मैंने आपको बाय फिगर समझा दिया। कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। डन हो गया? इसके बाद से आता है ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, इसका परिपथ आरेख खींचकर किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधित नियमों का प्रयोग करके सेतु के संतुलन की अवस्था प्राप्त करिए। पहले कह रहा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, हम सिद्धांत बाद में लिखेंगे, पहले हम लिखते चल रहे हैं पूरा सिस्टमेटिक कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है, इसकी रचना कैसे हुई है, इसका सिद्धांत क्या है, फिर हम किरचॉफ के द्वितीय नियम का प्रयोग करके व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था प्राप्त करेंगे। 4 क्वेश्चन हम इसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, पहले किसकी बात करेंगे? इसमें भले आया है व्हीटस्टोन सेतु क्या है, तो पहले हम बताएंगे कि व्हीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं। तो देख लो इसमें होता क्या है। इसमें हम क्या करेंगे, 4 प्रतिरोधों को हम एक विशेष विधि के द्वारा जोड़ेंगे और जोड़कर इसे एक चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के रूप में व्यवस्थित करेंगे। और जब व्यवस्थित करेंगे तो ये कौन सा काम करेगा, तो ये अज्ञात प्रतिरोधों का मान ज्ञात कराने में मदद करेगा। तो इसी युक्ति का नाम पड़ेगा व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एक पुल है, ये एक सेतु का निर्माण करता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो देख लो इसमें है क्या, देख लो ये 4 प्रतिरोध है, P, Q, R और क्या है, S है। इसको हम एक विशेष विधि द्वारा जोड़ करके हम एक परिपथ का निर्माण किए हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में? और इस परिपथ की सहायता से हम क्या करेंगे, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो इसी का नाम क्या पड़ जाएगा, व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु। अब तुमसे कोई पूछे व्हीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे? सिंपल बोलोगे, बोलोगे 4 प्रतिरोधों को किसी विशेष विधि द्वारा जोड़कर बनाई गई वह परिपथ। क्या बोलेंगे भाई, व्हीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं तो क्या परिभाषा बोलेंगे, बोलेंगे 4 प्रतिरोधों को किसी विशेष विधि द्वारा जोड़कर बनाई गई वह परिपथ। दोबारा सुनो, क्या बोलेंगे, 4 प्रतिरोधों को किसी विशेष विधि द्वारा जोड़कर बनाई गई वह परिपथ
जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है उसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे परिभाषा व्हीटस्टोन सेतु का? सिंपल बोलेंगे, चार प्रतिरोधों को किसी विशेष विधि द्वारा जोड़कर बनाई गई वह परिपथ जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है उसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? अब देखें इसकी रचना में हम कैसे रचना करेंगे, तो आपके सामने इसकी रचना आपको क्लियरिटी दिख रही होगी। क्या इसकी रचना दिख रही है? तो इसकी रचना ये दिख रही है, इसमें चार प्रतिरोध P, Q, R और S है। इसे समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के रूप में, आप देखो ये समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के रूप में हम व्यवस्थित किए हैं। व्यवस्थित करने के बाद इसके एक विकर्ण में धारामापी, आप देखो अगर कोई आपके पास ऐसा चतुर्भुज होता है, इस तरह से ये चतुर्भुज, तो मान लो चतुर्भुज के इन शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? विकर्ण। तो एक ऐसे विकर्ण हो गया और एक ये दोनों कोनों को मिला रहा, तो एक विकर्ण ऐसे हो गया। तो इस विकर्ण को तो हम चाहे ऐसे सीधा मिला लें, अगर सीधा नहीं मिलाने का मूड है तो इसको हटा दें। हम चाहे तो एक सिरा ये और एक सिरा ये, इन दोनों को हम ऐसे भी मिला सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया? तो हम कर क्या रहे हैं इसमें, हम इसमें ये करेंगे, रचना में कर क्या रहे हैं कि इसमें ये चार प्रतिरोध लिए हैं और इसे समांतर चतुर्भुज के रूप, भुजाओं के रूप में व्यवस्थित कर दिए हैं। व्यवस्थित करने के बाद इसके एक विकर्ण में हम धारामापी जोड़ दिए हैं और देखो ये कोनों को मिलाने वाला ये दूसरा है ना, दूसरा जो ये विकर्ण है, इस विकर्ण में बैटरी और कुंजी। दोबारा सुनो, कुछ लिखेंगे नहीं, रचना हेडिंग बनाएंगे और इस रचना में क्या लिखेंगे, हम रचना में ये लिखेंगे कि इसमें चार प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के रूप में लेकर इसके एक विकर्ण में धारामापी, और आप चाहे तो यहां इसके साथ भी कुंजी लगा सकते हैं, इसके एक विकर्ण में धारामापी कुंजी और दूसरे वाले विकर्ण में बैटरी और कुंजी जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त समायोजन क्या कहलाता है? व्हीटस्टोन सेतु। देखो यहां ये लिखे हैं, देख लो क्या लिखे हैं, इसमें ये लिखे हैं कि ये चार प्रतिरोध होता है, तो लिखे हैं चार प्रतिरोध किस फॉर्म में जुड़ी होती है, तो समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के रूप में व्यवस्थित की गई होती है। समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के रूप में व्यवस्थित करके क्या की गई होती है, तो बोलेंगे इसके एक विकर्ण में धारामापी कुंजी और ये दूसरी वाली जो विकर्ण है इसमें बैटरी और कुंजी जोड़ दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त समायोजन क्या कहलाती है? व्हीटस्टोन सेतु कहलाती है। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहती है, इसमें हेडिंग रहती है हमारी रचना, और रचना में क्या लिखेंगे गौर करो, हम रचना में लिखेंगे कि इसमें चार प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के रूप में व्यवस्थित करके, गौर करो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इसमें चार प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के रूप में व्यवस्थित करके एक विकर्ण में धारामापी कुंजी और दूसरे विकर्ण में बैटरी और कुंजी जोड़ दिया जाता है। दोबारा सुनो क्या बोलेंगे रचना में, इसमें चार प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के रूप में व्यवस्थित करके इसके एक विकर्ण में धारामापी कुंजी और दूसरे विकर्ण में बैटरी और कुंजी जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त समायोजन को व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया? ये हम रचना में लिखेंगे, लास्ट टाइम बोल रहे हैं, इसके बाद सिद्धांत पे चलेंगे। क्या लिखेंगे रचना में, इसमें चार प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के रूप में व्यवस्थित करके एक विकर्ण में, इसके एक विकर्ण में धारामापी कुंजी और दूसरे विकर्ण में बैटरी और कुंजी जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त समायोजन व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। क्लियर हो गया? अब देखो इसके बाद से आता है इसका सिद्धांत। सिद्धांत में देखो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। सिद्धांत में हम इसकी एक सेटिंग, सारी चीजें वही रहेंगी, लेकिन इनकी सेटिंग हम कुछ ऐसा करेंगे, इन प्रतिरोधों को व्यवस्थित हम कुछ इस ढंग से करेंगे कि धारामापी में विक्षेप 0 हो जाए। क्योंकि जब धारामापी में विक्षेप 0 होगा तो इस धारामापी में विक्षेप 0 होने का मतलब कि न इसमें ऊपर से कोई धारा आ रही है, न इसमें नीचे से कोई धारा आ रही है।
तभी तो इसमें विक्षेप 0 है। विक्षेप 0 होने का मतलब इसका सुई इधर उधर नहीं जाएगा, 0 पे ही अटका रहेगा। भाई अगर ऊपर से धारा आएगी तो सुई ऊपर भाग जाएगी, नीचे से धारा आएगी सुई नीचे भाग जाएगी। सुई सीधा खड़ा होने का मतलब धारा कहीं से नहीं आ रही है, और धारा कहीं से न आने का मतलब भाई दोनों तरफ लोड क्या है, बराबर है। इसका मतलब कि P और Q, P/Q इक्वल टू R/S, यानी P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर है। ये अवस्था सेतु के संतुलन की अवस्था कहलाती है। क्लियर हो गया? दोबारा सुनो, इसके सिद्धांत में हमारा मूल उद्देश्य क्या होता है? इसके सिद्धांत में हमारा मूल उद्देश्य यह होता है कि हम दोनों तरफ के लोड को बराबर करें, लोडों का अनुपात इक्वल करें। मूल सिद्धांत यही है कि लोडों का अनुपात इक्वल तभी होगा जब धारामापी में विक्षेप शून्य होगा, और धारामापी में विक्षेप शून्य तभी होगा जब हम इसको किसी विशेष विधि के द्वारा बैलेंस करेंगे, संतुलित करके जोड़ेंगे। तो देख लो कैसे करेंगे। हम इसमें कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, हम इसमें ये क्या करेंगे देख लो जरा। यहां इंट्रोडक्शन ये है, 4 प्रतिरोधों को किसी विशेष विधि द्वारा जोड़कर बनाया गया वह परिपथ जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, उसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। अब उसका सिद्धांत क्या है? अब देखो उसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत में मेरा मूल काम धारामापी में विक्षेप 0 करना है, क्योंकि जब धारामापी में विक्षेप 0 होगा ना तो वही सेतु की संतुलन की अवस्था कहलाएगी। और धारामापी में विक्षेप 0 करने का मतलब कि इनको किसी विशेष विधि द्वारा जोड़ेंगे तभी होगा, चारों प्रतिरोधों को। अब ये नहीं किधर से किधर जोड़ दो तो हो जाएगा, नहीं। तो क्या बोलेंगे सिद्धांत में? जो अब बोलने जा रहे हैं ये रचना में नहीं, अब हम किस में लिखेंगे? सिद्धांत में। क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे इसमें 4 प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के रूप में इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। यहां वर्ड का एक इस्तेमाल करेंगे, इस प्रकार, सॉरी, यहां गौर करेंगे। क्या बोलेंगे? इसमें 4 प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के रूप में इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी में विक्षेप क्या हो जाए? शून्य हो जाए। बोलो क्लियर हो गया? सिद्धांत में क्या लिखेंगे? इसमें 4 प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के रूप में इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी में विक्षेप क्या हो जाए? शून्य हो जाए। इस अवस्था को सेतु की संतुलन की अवस्था कहेंगे या कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे भाई? सिद्धांत में बोलेंगे इसमें 4 प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के रूप में इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी में विक्षेप क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तब इस अवस्था को सेतु की संतुलन की अवस्था कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? दोबारा सुनो, क्या बोलेंगे इसमें 4 प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के रूप में इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी में विक्षेप क्या हो जाए? शून्य हो जाए। इस अवस्था को सेतु की संतुलन की अवस्था कहते हैं। इसके बाद अब संतुलन की अवस्था में आगे क्या लिखेंगे फार्मूले के लिए, तो थोड़ा सा आगे जोड़ेंगे। यदि समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के रूप में व्यवस्थित की गई, दोबारा सुनो, फार्मूले निकालने के लिए क्या लिखेंगे ये बता रहे हैं। यदि समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के रूप में व्यवस्थित की गई प्रतिरोधों का प्रतिरोध P, Q, R और S हो, तब हम लिखेंगे कि P/Q इक्वल टू R/S। ये होता है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। आगे आपको यहां देखने को मिलेगा। यह रचना है, इसमें 4 प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज ABCD के भुजाओं के रूप में व्यवस्थित करके एक विकर्ण में धारामापी कुंजी और दूसरे विकर्ण में बैटरी और कुंजी जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त समायोजन व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। अब जो बोले हैं सिद्धांत में यहां पे है, क्या है सिद्धांत? इसमें 4 प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के रूप में इस प्रकार व्यवस्थित की जाती है कि धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाए। इस स्थिति को सेतु की संतुलन की अवस्था कहते हैं। यदि समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के रूप में व्यवस्थित की गई प्रतिरोधों का प्रतिरोध P, Q, R और S हो, तब हमारे पास फार्मूला निकलता है कि P/Q इक्वल टू R/S। ये होता है सेतु के संतुलन की अवस्था का फार्मूला।
और ये होता है सिद्धांत। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन की। बेहतरीन क्वेश्चन ये है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें जो क्वेश्चन पूछा था कि किरचॉफ के द्वितीय नियम की सहायता से सेतु के संतुलन की अवस्था प्राप्त करिए, तो हम क्या करेंगे इस वाले में किरचॉफ के द्वितीय नियम की सहायता से सेतु के संतुलन की अवस्था प्राप्त करेंगे। तो सेतु की संतुलन की अवस्था प्राप्त करने के लिए इसमें जो भी बंद पास हमको मिलेंगे, उस बंद पास में जो धाराएं होंगी उन धाराओं के बंटवारा को पहले हम समझेंगे कि इस बंद पास में धाराएं कैसे कैसे बट रही हैं, फिर उसके बाद हम द्वितीय नियम अप्लाई करेंगे। तो यहां देखेंगे हमारे पास ये जो आपको फिगर में चीजें दिख रही है, थोड़ा सा गौर करेंगे। जैसे ही हम ये कुंजी ऑन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। ठीक, मान लो यहां से कोई धारा निकल रही है, तो मैं उस धारा को लिख लेता हूं आई से। किससे लिख रहा हूं? आई से। फिलहाल ये आई धारा निकली, लेकिन जब ये आई धारा आती हुई जब यहाँ पे आती है तो यहाँ तक तो ठीक रहता है कि आई धारा यहाँ से निकली है, बस रास्ता पकड़ के आई आ रही है। लेकिन अब इसके आगे जाने के दो रास्ते मिल जाते हैं। तो भाई ये करंट है तो जाएगी तो दोनों में जाएगी, या नहीं जाएगी तो किसी में नहीं जाएगी, यानी इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, दोनों डायरेक्शन में ये जाएगी इस तरह से। तो मान लो इस आई में से कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ धारा इधर जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं कि इस आई में से जो धारा इधर जाएगी इसका नाम हम रख दे रहे हैं I1, और जो धारा इधर आएगी इसका नाम क्या लिख देते हैं I2। क्लियर हो गया। अब I1 धारा ऐसे बहती हुई यहां पे जाएगी और I2 धारा बहती हुई यहां पे आएगी। तो चूंकि आप पढ़े हो कि हम सेतु की संतुलन की अवस्था प्राप्त कर रहे हैं, तो इस संतुलन की अवस्था में न इधर से धारा जाएगी न इधर से, यानी इसमें कोई भी धारा नहीं आएगी। आ रहा है मेरी बात समझ में? यानी इसमें कोई भी धारा नहीं आएगी। जो धारा यहां से जाएगी वह ऐसे होके आएगी और जो इस तरह जाएगी ऐसे चली जाएगी। इसमें धारा नहीं आएगी क्योंकि सेतु की संतुलन की अवस्था में धारामापी में विक्षेप 0 होता है, और धारामापी में विक्षेप 0 तभी होगा जब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो अब मान लो जो धारा ऐसे गई है, अब ये धारा बहती हुई ऐसे इधर आ रही है, ऐसे ये इधर से आ रही है I1, और इधर से ऐसे कौन सी धारा बहती हुई जा रही है? ये I2। क्लियर हो गया। अब इधर से I1 आया और इधर से I2, दोनों ये संधि पे मिलेंगी। तो I1 और I2 जब मिलेंगी तो फिर से क्या बना लेंगी? I। ये I ऐसे, ये ऐसे धारा I चला आया। बोलो डन हो गया। ये धाराओं का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब देखो किरचॉफ का नियम अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो बंद पास दिख रहे हैं। एक बंद पास ये आपका इधर वाला पार्ट दिख रहा है, अरे नीचे वाला भी दिख रहा है, बट दो से हम प्रूफ कर लेंगे। एक बंद पास हमको ये वाला दिख रहा है, ये इतना, और एक ये इधर वाला ऐसे दिख रहा है। क्लियर हो गया। ऐसे तो जो ये वाला दिख रहा है इसको हम मान लेते हैं बंद पास 1। क्या नाम इसका दे देते हैं हम? ये बंद पास 1 है, और इसका नाम दे देते हैं ये बंद पास 2 है। ठीक है। इसमें देखो ये बंद पास आपका 1 और ये बंद पास क्या है? 2। इस बंद पास 1 में चलने का रास्ता ऐसे जाना है, फिर नीचे आना है, फिर ऐसे। यानी बंद पास 1 में जो रास्ते हमारे पास मिले हैं चलने के, ये रास्ते ऐसे हैं, हमको ऐसे जाना है, ऐसे, फिर यहां से फिर यहां से हमको ऐसे आने हैं। अब फिर इसके बाद लौट के ऐसे चले जाने हैं, ऐसे, इस तरह। यानी ऐसे घूम के आएंगे फिर वापस आएंगे। इसमें भी चलने के रास्ते ऐसे, या ऊपर से आ लो, कहीं से आ पाओ, ऐसे पहले आएंगे, उसके बाद हम ऐसे जाएंगे, और फिर इसके बाद यहां जहां से चले यहीं पे पहुंच जाएंगे। इस तरह ये हमारे रास्ते बने हैं। क्लियर हो गया। और ये हमारे रास्ते हैं, ये ऐसे चलने के हमारी डायरेक्शन है। अगर हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन आप पढ़े भी होंगे, अगर हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सिमिलर होंगी तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को प्लस में लिखेंगे। अगर हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा उल्टा हो गई तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को माइनस में लिखेंगे।
ठीक है। तो मान लो हम कह रहे हैं हमको इस पॉइंट से यहां से चल के ऐसे जाना है, फिर चल के वापस आना है, क्योंकि ये डायरेक्शन दिखा है कि पहले इधर जाइए, फिर यहां से नीचे आइए और फिर आप जहां से चले थे वहां पहुंच जाइए। तो जिस दिशा में मैं चलूं, अगर धारा की दिशा वही मिलेगी तो धारा और प्रतिरोध इन दोनों का गुणा करके प्लस में लिखेंगे। और जिस दिशा में हम चले, धारा की दिशा जिस दिशा में हम चले, अगर धारा की दिशा हमारे चलने की दिशा से उल्टी हो गई तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को माइनस में लिखेंगे। चलो हम चलते हैं। मान लो हमको चल के ऐसे जाके इस तरह वापस आके आना है, ऐसे देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे हमको ऐसे पहले चलना है, ये दिखा रहा है ऐसे चलिए, इस तरह चलिए। फिर उसके बाद है तीर नीचे से ऊपर आया है तो क्या सॉरी तीर है ऊपर से नीचे आया है तो ऊपर से नीचे आएंगे। फिर कह रहा है यहां से प्रारंभिक जगह पे जाइए तो यहां से यहां चले जाएंगे, ये डायरेक्शन है। चलो हम यहां से चलना ऐसे शुरू किए, हम चल रहे हैं ना, तो देखो हम चल रहे हैं तो रास्ते में कौन सा प्रतिरोध मिला है, P, तो प्रतिरोध लिख लो P। और इस प्रतिरोध में कौन सी धारा बह रही है, I1, तो ये लिख लो आप I1। क्लियर हो गया। अब देखो हम ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे थे ना, तो देखो धारा भी ऐसे ऊपर जा रही है, हम दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी जिस दिशा में हम चल रहे हैं धारा उसी दिशा में जा रही है। दोनों की दिशा सेम होंगे तो क्या ले लेंगे, प्लस। अब देखो ऊपर से हम ऐसे नीचे आ रहे हैं, भाई इसमें कोई धारा नहीं बहेगी, काम नहीं कर रहा है, छोड़ दो। फिर यहाँ आए, देखो ऊपर से नीचे आ गए। अब क्या कह रहा है, ऐसे चलना है, यानी अब हम यहाँ से ऐसे फिर यहाँ पे चले जाएंगे। तो जब हम यहाँ से ऐसे चल रहे हैं तो रास्ते में प्रतिरोध कौन सा मिल रहा है, R, तो लिख लेंगे ये प्रतिरोध R। इसमें कौन सी धारा बह रही है, I2, तो लिख देंगे हम यहाँ I2। अब देखो हम ऐसे चल रहे हैं, हम ऐसे इस पॉइंट पे जा रहे हैं, इधर हम चल रहे हैं, धारा देखो ऊपर से ऐसे आ रही है, दोनों की डायरेक्शन उल्टी हो गई तो किस में लिख लेंगे, माइनस में, या इन सभी का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। क्लियर हो गया। अब देखो ये I1 P है तो लिख लेंगे I2R, इधर माइनस में, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, ये I2 इंटू R। ये समीकरण क्या मान लेंगे, 1। क्लियर है। ये हम किस में चले हैं बाबू, बंद पास 1 में। यू कैन राइट इट, आप चाहो तो यहां लिख सकते हो बंद पास 1 में, ताकि समझ में आएगा। अब यहां लिखेंगे बंद पास 2 में, बंद पास 2 में। बंद पास 2 में देखो हम कह रहे हैं हम यहां से ऐसे चलना शुरू करेंगे, क्योंकि जहां से चले हैं वापस लौट के उसी पॉइंट पे जाने हैं। तो मान लो हम ऐसे चलना शुरू करेंगे, फिर यहां से यहां आएंगे, फिर यहां से यहां पहुंच जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारी देखो कैलकुलेशन की डायरेक्शन यहां दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है ना, पहले ऊपर से यहां आएंगे नीचे, यानी यहां से पहले यहां आएंगे, फिर ये एरो ऐसे गया है, इसका मतलब यहां से कह रहा है यहां जाने को, फिर ये ऊपर चला गया है, यानी यहां से यहां चले जाना है। क्लियर हो गया। अब देखो हम आना शुरू कर रहे हैं, पहले हमको यहां से इस दिशा में आ रहे हैं, हम ऐसे आ रहे हैं ना, तो देखो जब हम ऐसे चलना शुरू किए तो रास्ते में एक प्रतिरोध मिला जिसका नाम क्या है, Q, तो लिख दे रहे हैं Q। और इस Q में कौन सी धारा बह रही है, I1, तो लिख दे रहे हैं ये I1। क्लियर हो गया। अब देखो I1, हम ऐसे नीचे की तरफ आ रहे थे तो देखो धारा भी वैसे नीचे ही आ रही है, हम जिस दिशा में चल रहे हैं धारा भी उसी दिशा में चल रही है, तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में। अब देखो अब हम ऐसे चल के अब इधर हम जा रहे हैं, तो इधर जब हम ऐसे आ रहे हैं तो प्रतिरोध मिल रहा है S, और इसमें कौन सी धारा बह रही है, I2, तो यहाँ प्रतिरोध S और इसमें I2 धारा बह रही है, तो I2 से गुणा करो। अब देखो हम ऐसे चल के हम इधर आ रहे थे तो देखो धारा उल्टा जा रही है, ऐसे जा रही है, तो हमारी दिशा और धारा की दिशा उल्टी हो गई तो माइनस। फिर यहाँ से ऐसे आए, अब रास्ते में कुछ नहीं पड़ा, ये पड़ा तो इसमें धारा नहीं बह रही है तो कोई मतलब नहीं, फिर यहाँ पे पहुंच गए तो इनका योगफल 0। क्लियर है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इस पॉइंट पे गौर करोगे, ये I1Q है तो सेम ये रहेगा I1Q। अब I2S इधर माइनस में, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, तो ये हो जाएगा I2 इंटू S। बोलो क्लियर है। इसको समीकरण हम क्या मान लेंगे, 2। अब हम समीकरण 1 में 2 से भाग दे देंगे, समीकरण 1 भागे क्या कर लेंगे, 2। चलो समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 क्या है, तो आप बोलोगे I1 इंटू P है। समीकरण 2 क्या है, तो बोलोगे I2 इंटू Q है, सॉरी I1 इंटू Q इक्वल टू I1 इंटू P का मान, तो I1 इंटू P का मान क्या है,
I2 इंटू आर है और डिवाइडेड बाई I1Q है, तो I1Q का मान क्या है, I2S है। ये अब आप देखो जो कटने वाला हो काट लो। देखो I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2, क्या मिल गया, P/Q इक्वल टू क्या मिल गया, R/S। यही किसकी अवस्था है, सेतु के संतुलन की अवस्था। बोलो क्लियर हो गया। हमने क्या किया, किरचॉफ के ये द्वितीय नियम का प्रयोग किया और किरचॉफ के द्वितीय नियम का प्रयोग करके मैंने सेतु के संतुलन की अवस्था को प्राप्त कर दिया। अब जाके हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली डन हुआ। इसलिए देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे बड़ा मैटर ये करता है। आपको यूपी बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, समझ में नहीं आता है कि मेरे को लिखना क्या है। क्वेश्चन का आंसर पता रहता है लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाता है मेरे को लिखना क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन कहेगा क्या तो आपको लिखना क्या है, कितना लिखना है, जितनी उसकी जरूरत हो उतना ही लिखना है। नहीं तो पता चलेगा क्वेश्चन 2 नंबर का हो और आप 5 नंबर वाली प्रोसेस लिखो, तो भाई टाइम क्वेश्चन के हिसाब से मिला होता है, आपके हिसाब से नहीं होता है। अगर आप अपने हिसाब से उस पर टाइम लगोगे बनाने कि जो 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर जैसे बना के लिखोगे तो फिर आपके नंबर भी 2 ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है 2 नंबर के क्वेश्चन को 5 नंबर का बना के लिख दोगे तो 5 नंबर मिलेगा, नहीं, 2 का है तो 2 ही मिलेगा, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा, जो अदर क्वेश्चन होंगे वह शेष रह जाएंगे। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं कि आप देख लोगे और समझ लोगे कि क्वेश्चन क्या कहेगा, उतना लिखना है, जितने नंबर का पूछेगा उसी के हिसाब से आपको प्रोसेस करने हैं, एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं करने हैं। ओके, हमारी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आऊंगा। इसलिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।